गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी हेलिकल स्प्रिंग में अगर दो लोड आते हैं और वो फ्लक्चुएटिंग नेचर के रहते हैं तो फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे क्या डिज़ाइन इक्वेशंस बनेंगे। उन्हीं सारे इक्वेशंस को हमने देखा था जो हमके डाटा बुक में भी दिया था। आज उन्हीं इक्वेशंस को फॉलो करते हुए हम हेलिकल स्प्रिंग बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग लोड ये कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले हम उन इक्वेशंस को फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर किसी आपका हेलिकल स्प्रिंग में दो लोड दिया है तो सबसे पहले उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको आपको मान के चलना पड़ेगा। उसको जब हम नोटेशंस देंगे, जो बड़ा लोड है उसको हम पी मैक्स देंगे और छोटे लोड को आप पी मिनिमम देंगे। तो इस टाइप के दो नोटेशंस देंगे और फिर सबसे पहले आप एम्पलीट्यूड लोड निकालेंगे जो कि होता है पी मैक्स माइनस पी मिन बाई 2 और उसके बाद आप मीन लोड भी निकालेंगे जो कि होता है पी मैक्स प्लस पी मिन बाई 2। जैसे आपका मीन लोड और एम्पलीट्यूड निकल जाता है, एम्पलीट्यूड लोड, इसके लिए आपको बस प्लस माइनस करना है। इसके जस्ट बाद आप स्ट्रेसेस की वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे मीन स्ट्रेस, मीन टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो कि होता है के एस 8 पी एम डी अपॉन पाई डी क्यूब। और इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर d बाई डी को अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल C की वैल्यू दी रहती है जनरली जो कि स्प्रिंग इंडेक्स होता है, तो d बाई डी को रिप्लेस करेंगे तो ये 8 पी एम सी अपॉन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ के एस की जो वैल्यू है ये आपको लेके चलना है 1 प्लस 0.5 अपॉन सी। वैसे ही आप निकाल लेंगे एम्पलीट्यूड स्ट्रेस जो कि होता है k टाइम्स 8 पी ए डी अपॉन पाई डी क्यूब। इसमें k की वैल्यू वही है जो है 4c माइनस 1 अपॉन 4c माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन c। इसको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस फैक्टर बोलते हैं ks को, और ये k आपका रहता है वॉल फैक्टर। और इस तरीके से ये दोनों आपके सारे इक्वेशंस आपके डेटा बुक में दिए हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी स्प्रिंग के जो मटेरियल है उसके एंड्योरेंस लिमिट की, और वो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का कौन सा ग्रेड मिला हुआ है। तो आपको अगर ग्रेड आपको दिया हुआ है 1, 2, 3 या 4, या अगर 4 में से कोई एक ग्रेड है तब आपको जो एंड्योरेंस लिमिट निकलेगा एस एस ई डैश जिसको बोलते हैं एंड्योरेंस शियर स्ट्रेंथ लिमिट, ये आपका आएगा 0.21 टाइम्स एस यू टी, मटेरियल के एस यू टी से आएगा। ये आपके डाटा बुक में दिया है। और उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है एस एस वाई ये आएगा 0.42 एस यू टी। और अगर यही स्प्रिंग का जो ग्रेड है ये आपको बचे हुए जो दो ग्रेड हैं वो होते हैं एस डब्ल्यू और वी डब्ल्यू दिया हुआ है, तब ये एंड्योरेंस लिमिट एस एस ई डैश निकलेगा, है ना, 0.22 एस यू टी। और यील्ड स्ट्रेंथ का जो लिमिट निकलेगा ये आएगा 0.45 एस यू टी। तो इस तरीके से आपको इन डाटास की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसमें एस यू टी आपको जनरली गिवन रहता है क्वेश्चन में मटेरियल का, उसके बेसिस पे आप एस यू टी देख सकते हैं, है ना। बस इन चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर बेसिकली आपको दिखेंगे, आपको 4 टर्म दिखेंगे। एक आपको ये दिखेगा टाउ एम, ये टाउ ए, है ना। और ये ग्रेड के हिसाब से एस एस ई डैश और एस एस वाई, है ना। ये 4 आपको टर्म दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं मीन स्ट्रेस, दिस इज एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, इट इज एंड्योरेंस शियर स्ट्रेंथ एंड इज यील्ड शियर स्ट्रेंथ। तो इस टाइप से आपको ये चारों इक्वेशंस, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके डाटा बुक में दिए हैं, और इनको कंबाइंड करके जो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा इंक्लूडिंग एफ ओ एस को यूज करते हुए, ये भी आपके डेटा बुक में लास्ट मेन इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज टाउ ए इक्वल्स टू एस एस वाई अपॉन एफ ओ एस माइनस टाउ एम इक्वल्स टू एस एस ई डैश अपॉन 2 अपॉन एस एस वाई माइनस एस एस ई डैश बाई 2। ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है ये फाइनल फॉर्मूला। और कुछ केसेस में इसमें आज हम 2 न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें एक में हम वायर डायमीटर निकालेंगे इस इक्वेशन के बेसिस पे, और एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे जिसमें एफ ओ एस आपको निकालने बोलेगा, है ना। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में 5 टर्म्स दिख रहे हैं, टाउ ए, टाउ एम, एस एस वाई, एस एस ई डैश और एफ ओ एस, है ना। इसमें से बेसिकली हमको 4 टर्म्स पता रहेंगे ही, तो हमको एक 5th टर्म को आपको निकालना इजी हो जाता है। बस इस इक्वेशन को आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी के बेसिस पे आपका जो पहला न्यूमेरिकल है
ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 44 में, एग्जाम्पल 10.13। इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसमें क्या क्या डाटा गिवन है। तो पहला है, ए स्प्रिंग फॉर ए कैम मैकेनिज्म इज सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल प्री लोड ऑफ 50 न्यूटन। इसमें अब इनिशियल प्री लोड मतलब इनिशियल लोड की वैल्यू दिया है जो है 50 न्यूटन। तो ये हमारा बन जाएगा पी मिनिमम जो कि आएगा 50। द मैक्सिमम फोर्स इज 150 न्यूटन, ये आ गया आपका पी मैक्स। द वायर डायमीटर इज 3 mm, यहां पर आपको वायर का डायमीटर भी दिया हुआ है जो कि है 3। वाइल द मीन कॉइल डायमीटर इज 18 mm, मीन कॉइल डायमीटर होता है कैपिटल डी, ये भी आपको दिया हुआ है 18 mm। और द स्प्रिंग इज मेड ऑफ ग्रेड VW दिया हुआ है ना। स्प्रिंग का जो ग्रेड है ये आपको पता रहना चाहिए, तभी आप एंड्योरेंस SSE डैश और SSY की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ग्रेड दिया है VW का। लास्ट आपको निकालने बोला है, फाइंड FOS ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। मतलब ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के जो एक बेसिक इक्वेशन हमने बनाया था, इससे आपको FOS की वैल्यू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आपको निकालना है। ऐसे केस में सबसे पहले आपको निकालना, जैसे मैं बताया था, टाउ ए और टाउ एम आपको निकालना रहेगा। इसलिए हम पहला हेडिंग डालेंगे कि मीन एंड एम्पलीट्यूड शियर स्ट्रेस, दैट इज टाउ एम एंड टाउ ए। अब इनको निकालने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एम्पलीट्यूड लोड और मीन लोड की। तो आप सबसे पहले पी एम निकालेंगे जो कि होता है पी मैक्स प्लस पी मिन बाई 2, दिख रहा है 150 प्लस 50 200 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा आपका 100 न्यूटन। वैसे ही आपका पी ए आएगा पी मैक्स 150 माइनस 50 डेट इज 100 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा आपका 50 न्यूटन। तो ये पी एम और पी ए निकल जाएगा। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी के एस की, है ना, और के एस डिपेंड करता है सी से, तो आप सबसे पहले आप सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सी की वैल्यू नहीं दी है, पर सी का इक्वेशन होता है, हम जानते हैं, डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर 18/3 करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब इसके बेसिस पे आप के एस निकाल सकते हैं जो कि होता है 1 प्लस 0.5 अपॉन सी, इस टाइप से। तो इसमें आपका निकलेगा 1.0833, ये के एस की वैल्यू। और के की वैल्यू आपका वही वॉल फैक्टर है 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन सी। इसको यूज करेंगे तो 6 के लिए आपका निकलता है 1.2525। इस तरीके से आपका के का वैल्यू आ जाता है। अब हम निकाल सकते हैं टाउ एम का वैल्यू जो होता है आपका के एस 8 पी एम डी अपॉन पाई डी क्यूब। यहाँ पर आप डी बाई डी को सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और सी की वैल्यू आप सीख सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। और इससे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मालूम है, कैपिटल डी 18 है, स्मॉल डी 3 है, पी एम आप ये ले लिए 100, है ना, और के एस की वैल्यू है आपका 1.0833। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टाउ एम की वैल्यू निकल के आ रही है 183.91 न्यूटन पर मिलीमीटर। वैसे ही आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस की बात करें तो ये के 8 पी ए डी अपॉन पाई डी क्यूब, इसको रखेंगे। इसमें भी आपको सारी वैल्यूज पता है, बस यहाँ पर आपको के रखना है और एम्पलीट्यूड लोड रखना है 50 mm। तो ये टाउ ए की भी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 106.32। तो इस तरीके से आपका ये पहले स्टेप में मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकल जाएगा। सेकंड स्टेप में अब हमको जो ढूंढना है एफओएस की वैल्यू, उसके लिए इस बेसिक इक्वेशन को हमको यूज करना है। इस बेसिक इक्वेशन में एक चीज देखना है, यहाँ से आपको टाउ ए और टाउ एम मिल गया है, बस आपको एस एस वाई और एस एस ई डैश चाहिए अगर एफओएस निकालना है तो। और एस एस ई डैश और एस एस वाई डिपेंड करता है जो आपको ग्रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको ग्रेड मिला हुआ है, लेकिन ये जो इनके इक्वेशंस होते हैं ये एसयूटी के बेसिस पे होते हैं। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हमारा एसयूटी क्या है, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, पर हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास ग्रेड है और डायमीटर है। तो आपको डेटा बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, जहाँ पर ग्रेड VW में आपको डायमीटर 3 mm पे देखना है कि उसकी एसयूटी की वैल्यू को क्या दी हुई है। तो D = 3 mm और ग्रेड VW पे आपको जो एसयूटी मिलेगा, ये डेटा बुक में आपको मिल रहा होगा, है ना,
1430 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से डायमीटर और ग्रेड को देखते हुए आप डेटा बुक से एसयूटी की वैल्यू ले लेंगे। अब अगर ये वीडब्ल्यू ग्रेड है तो इसका एसएसई डैश जो होता है 0.22 एसयूटी और एसएसवाई की वैल्यू होती है 0.45 एसयूटी। और यहाँ पर आप एसयूटी की वैल्यू अगर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो दोनों वैल्यूज आपको मिलेंगी ये आएगा 314.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और दूसरी आएगी एसएसवाई 643.5। तो इस तरीके से आपके पास चारों वैल्यू आ गई है, टाउ एम, टाउ ए, एसएसई डैश और एसएसवाई की। इनको अगर आप उठा के यहाँ पर रखेंगे इस बेसिक इक्वेशन में तो यहाँ पर आपको एफओएस और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर जो आपको एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा, ये एफओएस की वैल्यू आ रही है 1.26। तो एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था ये, जिसमें हमको बहुत सारे डाटा गिवन थे, डायमीटर से लेकर आपका ग्रेड और पी मैक्स पी मीन की वैल्यू थी। इसे हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था, है ना। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आगे भी दिखेंगे उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही निकालने आता है। तो जो भी दो लोड दिए रहते हैं उसको आपको पी मैक्स और पी मीन बना के चलना है और उसके बेसिस पे आपको ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस आपके डेटा बुक में है। पी एम पी ए निकालना, उसके बाद फिर के एस और के निकाल के, फिर टाउ एम और टाउ ए निकाल के, फिर ग्रेड के बेसिस पे एस एस डैश और एस एस वाई। तो इसे इजिली आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट जो एक न्यूमेरिकल है, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ना, ये मैंने कोई दूसरी बुक से लिया है तो इसीलिए इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट मानते हुए इसको देखेंगे। ये आपका दिया हुआ है, पीछे तरफ दिया है आपका पेज नंबर नोट्स के 50 में, पेज नंबर 50 में आपको दिखेगा ये, है ना। एक एग्जाम्पल करके बस लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे इसमें क्या डाटा गिवन है, उसमें क्या ढूंढना है हमको। इस बार हमको डिज़ाइन करना है पूरी तरीके से, है ना, उसके बेसिस पे, तो हम उसी का यूज़ करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। अब इसमें देखते हैं डाटा। ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग मेड ऑफ स्टील वायर ग्रेड VW, यहाँ पर आपको ग्रेड मिल गया है जो कि है VW, SUT 1300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और अल्टीमेट स्ट्रेंथ 1300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी मिल गया है। SUT की वैल्यू इज टू बी यूज फॉर ए वॉल मैकेनिज्म। द ऑपरेटिंग फोर्स वेरीज फ्रॉम 200 न्यूटन टू 500 न्यूटन। ऑपरेटिंग फोर्स आपको दिया हुआ है ना, और जो वेरी कर रहा है तो मैक्सिमम फोर्स हमारा हुआ P मैक्स आपका हुआ 300 न्यूटन और P मिन अब 500 न्यूटन P मैक्स और ये 200 न्यूटन P मिन। द मिनिमम वॉल्व लिफ्ट इज 21.5 mm। वॉल्व के साथ ही ये आपका स्प्रिंग लगा रहता है, तो ये वॉल्व लिफ्ट दिया है, मतलब ये आपको डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। वॉल्व का जितना लिफ्ट होगा उतना स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा। तो हमको डेल्टा लेते थे, ये आपको दिया 21.5 mm एंड द स्प्रिंग इंडेक्स इज 8। यहाँ सी की वैल्यू भी आपको मिली हुई है 8। डिजाइन द स्प्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस इफ एफओएस इज 1.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है 1.5 आपको। अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बोल रहा है डिज़ाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। और डिज़ाइन में हमने देखा था कि हम बेसिकली किसी भी हेलिकल स्प्रिंग के 7 कंपोनेंट्स निकालते थे, 7 डायमेंशंस निकालते थे, जिसमें पहला आपका रहता था वायर डायमीटर स्मॉल डी। अगर मैं इनको नोटेशन के टर्म्स में लिखूँ तो वायर डायमीटर स्मॉल डी, उसके बाद रहता था मीन कॉइल डायमीटर कैपिटल डी। इसके बाद हम डेल्टा का यूज़ करते हुए निकालते थे नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स n। और कंप्रेशन स्प्रिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद हमको निकलता था टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स NT। इसके बाद हमारा निकलता था फ्री लेंथ LS। इसके बाद हम ढूंढते थे पिच ऑफ द फ्री लेंथ LF और उसके बाद पिच ऑफ द कॉइल P और लास्ट आपका रहता था स्टिफनेस K। ये हमने बेसिकली 7 चीज़ें देखी थी। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया था टॉपिक हेलिकल स्प्रिंग का, वहाँ पर हमने 7 डायमेंशंस को फाइंड आउट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये वायर डायमीटर जो आपको निकालना रहता है। हमने जो जनरलाइज्ड इक्वेशंस देखे थे वायर डायमीटर के निकालने के लिए, उसमें हम टाउ ए का परमिसियल 0.3 या 0.5 इसको यूज़ करते हुए निकालते थे और वो P1 और P2
इस लोड को मान के चलते थे। तो इस तरीके से हम इसको निकालते थे, आपको अगर ध्यान होगा तो, है ना, जिसमें आप P1 और जिसमें टाउ ए को P1 फोर्स को ही यूज़ करते हुए हम लेते थे कि मैक्सिमम लोड पे ही बेसिस पे हम डायमीटर निकाल लेते थे, है ना। लेकिन वो कहलाता था, वो स्टैटिक लोडिंग का केस कहलाता था, है ना, जहाँ पर वो दो लोड को हम स्टैटिक लोड मान के चलते थे। तो डिज़ाइन बेस्ड ऑन स्टैटिक लोड, यहाँ पर आपको डिज़ाइन करना है फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान के में से पढ़ लेंगे कि अगर फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना है तो इसका मतलब जो वायर डायमीटर निकलेगा वो भी एक फ्लक्चुएटिंग इक्वेशंस का यूज़ करते हुए बनेगा। और आपका बेसिक फ्लक्चुएटिंग इक्वेशन यही वाला है, ये बड़ा वाला, इसी का यूज़ करते हुए ही आपको वायर डायमीटर निकालना है ना। इसमें कोई भी आपका वो अलाउएबल स्ट्रेस या 0.3 0.5 एसयूटी इस टाइप का कुछ यूज़ नहीं होगा। आपको यही बड़ा वाले इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपको इसका सबसे पहला स्टेप जो वायर डायमीटर है इसी को यूज़ करते हुए निकालना है। अब इसलिए हम सबसे पहला स्टेप डालते हैं वायर डायमीटर स्मॉल डी, ये आपको दिख रहा है। हम सबसे पहले वायर डायमीटर ही निकालेंगे और इस इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमको फिर से अगर वायर डायमीटर निकालना है तो हमारे पास यहाँ पर 5 टर्म दिख रहे हैं आपको, जिसमें से आपको एक ये पता है एफओएस की वैल्यू, है ना, ये आपको दिया हुआ है 1.5। तो सबसे पहले हम जानते थे कि आपको जो लोड है मैक्सिमम मिनिमम लोड, उसको आप मीन और एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको मीन लोड मिलेगा आपको 500 + 200 मतलब 700/2 मतलब ये 350 न्यूटन मिलेगा आपको। और जो एम्पलीट्यूड लोड है वो 500 - 200 दैट इज 300 / 2, तो ये मिलेगा 150 न्यूटन। तो इस तरीके से आपको मीन और एम्पलीट्यूड लोड तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको चाहिए था स्ट्रेस की वैल्यू, है ना, और स्ट्रेस से पहले हम निकाल लेते हैं KS और K की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको KS भी मिल जाएगा 1 + 0.5/C, यहाँ C की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर हमारा KS की वैल्यू आ रही है 1.0625 और K जो वॉल फैक्टर होता है ये 4C - 1/4C - 4 + 0.615/C, ये आ रहा है 1.184। ध्यान रखेंगे C की वैल्यू आपको 8 मिली है, उसके बेसिस पे KS और K निकल जाता है। अब हम आते हैं टाउ M पे निकालने के पहले, है ना, जिसमें आपका यूज होता है KS, है ना, 8 pmd/πd³। इसको अगर यूज करेंगे, है ना, तो ये आपको एक चीज देखना है। मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ फिर से, 8 pmd/πd³, इस तरीके से। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपके पास अभी कैपिटल D नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा C के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा KS 8 pmc/πd², क्योंकि आपके पास C है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास KS है, 8 pm की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है, लेकिन D नहीं है। तो इसको आपको ऐसे जमाना है कि इसमें आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा डिवाइड बाई ये रहेगा D², क्योंकि यही D आपको ढूंढना रहेगा। तो इसलिए आपका जो टाउ M है कुछ आपको आप सारी वैल्यूज आप रखेंगे 1.065 × 8 × 350 × 8 / π, इसको करेंगे तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो नंबर मुझे मिल रहा है 7575.78 / D²। तो ये आपका बन गया टाउ M। वैसे ही उसी तरीके से आप टाउ A भी लेंगे, जो कि होता है K × 8 pad/πd³, और इसको भी C के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे आप, तो ये हो जाएगा K 8 PAC/πd², और इसमें वैल्यू रखेंगे आप 1.184 × 8 × 150 × 8 / π करेंगे। तो इसका जो नंबर आएगा ये आएगा 3618.04 / D²। तो इस तरीके से टाउ M और टाउ A आपकी बात D के टर्म्स में निकल जाएंगे, है ना। तो ये आपको D के टर्म्स में मिल गया है। बच जाता है आपका SSY और SSE' जो ग्रेड पर डिपेंड करता है, और ग्रेड और उसका SUT आपको मिला हुआ है, दैट इज ग्रेड है आपका VW, और ये इसके करस्पॉन्डिंग SUT की वैल्यू है 1300। तो ग्रेड VW में हम यूज करते हैं हमेशा SSE' = 0.21 SUT, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये SSE' आ रहा है 286 Nm/mm², और SSY जो कि होता है आपका 0.45 SUT, और इसको सॉल्व करने से आता है आपका 585।
तो आप इस इक्वेशन में रखने के लिए आपके पास पांचों वैल्यू आ गई हैं। अब टाउ एम आप ये रखेंगे, ये वाली वैल्यू, टाउ ए आप रखेंगे ये, है ना, और एस एस ई डैश और एस एस वाई की ये दोनों वैल्यू आप रख के फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ये मिल जाएगा 1.5। इसको इस बड़े इक्वेशन में आप रख के सॉल्व करेंगे तो आपको आपका वायर डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इसको ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वायर डायमीटर में जो डी मिल रहा है ये आ रहा है 6.94 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये वायर डायमीटर मिल जाता है। और हमने जैसा पहले भी किया था स्टैटिक लोडिंग के केस में भी, जैसे जो वायर डायमीटर मिलता है हम इसको जस्ट राउंड ऑफ कर देते हैं तो हमारा ये पहले स्टेप में जो डी आ जाएगा ये आ जाएगा 7 mm। तो ये आपका पहला स्टेप का स्मॉल डी की वैल्यू निकल गई है। अब आपको अगर जो इसके बाद की वैल्यूज चाहिए तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको स्प्रिंग डिजाइन करने बोलता है फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे, तो बेसिक डायमेंशन तो इसका वायर डायमीटर रहता है। इसमें आपको ये पी मैक्स और पी मिन बना के चलना है वो दोनों लोड को, और उसको एम्पलीट्यूड और मीन में कन्वर्ट करते हुए ही वायर डायमीटर निकाल लेना है ऐसा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है जिसमें आपको अलग अलग लोड्स की फिर से जरूरत पड़ेगी, तो अब आपको फिर से ये जो पी मैक्स है इसको आप मान के चलेंगे P1 और इसको मान के चलेंगे P2। मतलब वायर डायमीटर से ही सिर्फ फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पर निकलेगा। इसके बाद का प्रोसेस सेम टू सेम ऐसा है जैसा कि हमने स्टैटिक लोडिंग में पढ़ा था। उसमें जो बड़ा लोड है उसको हम P1 मान के चलते थे और जो छोटा लोड है उसको P2 मान के चलते थे। अब आपको P मैक्स और P मिन मान के नहीं चलना है। इसके बाद स्मॉल डी के बाद का ये जो 6 अप डाउन्स निकालेंगे, इसमें कहीं पर भी लोड की वैल्यू आएगी तो आपको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है जो आपने स्टैटिक लोडिंग के केस में सॉल्व किया था, जिसमें आपने एक लोड को आपको माना था बड़े वाले लोड को P1 और उसके बाद P2। तो बस ये सिर्फ वायर डायमीटर निकालने के लिए आपका फ्लक्चुएटिंग यूज करता है, जिसमें आपको P मैक्स और P मिन मानना है। इसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल स्टैटिक लोडिंग जैसा ही है ना। तो जैसे हम सेकंड स्टेप में निकालेंगे कैपिटल डी जो कि होता है C इंटू स्मॉल डी, यहाँ C 8 है, स्मॉल डी 7 है ना। तो ये आपका कैपिटल डी का वैल्यू आ जाएगा 56 mm, है ना। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकालना, ये आपका निकल गया। नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स के लिए आपको डिफ्लेक्शन का यूज करना पड़ता है ना। और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन जो आपके डेटा बुक में दिया है उसके हिसाब से अगर 2 लोड है तो हमने यूज किया था कि 2 लोड के केस में डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या बनता है, तो डेल्टा इक्वल्स टू बनता है 8P1 माइनस P2 डी क्यूब एन अपॉन जी डी रेज टू 4। यहाँ पर कहीं मैंने पी मैक्स या पी ए या पी एम ने यूज नहीं किया, सिर्फ P1 और P2 यूज हो रहा है, उसी को आप लेंगे। अब ये बड़ा लोड ही आपका P1 है जो 500 है और ये छोटा लोड 200 वाला P2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको ये D मिल गया 56, एन आपको निकालना है। G आपका वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्टील के लिए रहता है जो दिया रहा है आपको 81370, ये डेटा बुक में मेंशन है। जो आप मटेरियल्स देखेंगे, जो मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं जहाँ से आप एसयूटी की वैल्यू लेते थे, उसके लास्ट में ब्लैक में सारे मटेरियल्स के नीचे में वहाँ लिखा हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी लिखी है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू जो 81370 है, ये आपके डेटा बुक में आप देख लेंगे ध्यान से, है ना। 10.1, 10.2, 10.3 जहाँ जहाँ भी मटेरियल दिया है, मटेरियल जहाँ खत्म होते हैं उसके बाद नीचे जो ब्लैक का नोट है उसमें आपको दिख जाएगा ये जी की वैल्यू, है ना। वो लिखा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 81370 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको डेल्टा जो आपको दिया हुआ है लिफ्ट ऑफ द वॉल 21.5 इसको रखेंगे, है ना। तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो इससे आपको एन निकल के आएगा जो मेरा आ रहा है 9.97 कॉइल्स, है ना। इस टाइप से ये एक ऑड वैल्यू आ रही है डेसिमल में, तो हम इसको फिर कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में, तो एन हो जाता है आपका 10 कॉइल्स। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप में आते हैं जिसमें हमको चाहिए एनटी। तो एनटी आपका होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ता है क्योंकि एक कंप्रेशन स्प्रिंग है। तो फॉर वो पेज 10.9 से आपको दिखता है कि फॉर एज्यूमिंग स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स फॉर विच एनटी इक्वल्स टू n+2। तो ये हो जाता है आपका एनटी की वैल्यू आ जाती है आपका 12 कॉइल्स, ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपको चाहिए फ्री लेंथ, और फ्री लेंथ के लिए आपको जो डाटा चाहिए रहता है वो एक पहला रहता है एल जो कि होता है एन टी इंटू डी स्मॉल डी, और ये एल की वैल्यू आ रही है 84 mm, है ना। 12 इंटू स्मॉल डी 7। उसके बाद आपका आता है टोटल गैप जो कि होता है
NT-1 इंटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल, जिसको हम अभी केस में फिर से 1 लेके चलेंगे। एक इंडस्ट्रियल स्प्रिंग है कैम मैकेनिज्म के लिए, इसलिए NT-1 इंटू 1 करेंगे आप, तो ये आपको 12-1 11 इंटू 1, तो ये भी आपका आएगा 11 mm। और बात करते हैं हम एक्चुअल डिफ्लेक्शन की। इसके बाद तीसरा जो आपका रहता है वो रहता है एक्चुअल डिफ्लेक्शन, जो कि हम लेके चलते हैं Δ1। दो लोड केस में हम एक्चुअल डिफ्लेक्शन Δ1 को बोलते हैं। तो बस यही है, यहाँ पर जो डेल्टा का इक्वेशन है जो लोड रेंज में, अब इसको आप Δ1 बनाएंगे तो 8P1d3n बन जाएगा इसका फॉर्मूला, 8P1d3n अपॉन Gd⁴, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका Δ1 मेरा निकल के आ रहा है 35.96 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपका LF ये तीनों को ऐड करके बनेगा LS प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस एक्चुअल डिफ्लेक्शन Δ1। तो ये LF की वैल्यू आ रही है 130.96, मतलब ये 131 के बहुत आसपास है, तो मैंने इसको राउंड फिगर में मैंने ले लिया है LF इक्वल्स टू 132 मिलीमीटर। ये आपका फ्री लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स्थ आपका रहता है पिच ऑफ द कॉइल, और इसको हम यूज करते थे LF अपॉन NT-1, तो ये पिच आप निकाल लेंगे, है ना। ये अभी आ रहा है पिच की वैल्यू LF अपॉन NT-1 करके, ये आ रहा है 12 mm, ये एग्जैक्ट 12 mm आ रहा है। और लास्ट 7 आपका रहता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जो एक्चुअल आपको ये LF निकल गया है, पिच निकल गया। अब लास्ट जो स्टिफनेस है, ये एक्चुअल स्टिफनेस, इसका इक्वेशन डाटा बुक में दिया है K इक्वल्स टू 8d³ n अपॉन Gd⁴ Gd⁴ अपॉन 8d³n, ये है आपका डाटा बुक में इक्वेशन। Gd⁴ अपॉन 8d³m, इनकी वैल्यूज देखेंगे तो K की वैल्यू आपका आ रहा है 13.91 न्यूटन पर मिलीमीटर। वहां आपको नोट्स में ये भी दिखेगा कि मैंने उसको C से रिप्लेस किया हुआ है d/d, तो इसलिए G³ अपॉन 8 Gd अपॉन 8C³ n लिखा हुआ है वहां पर, है ना। मैं अगर d/d को आप C से रिप्लेस करें तो इस तरीके से, है ना। तो ये आपका वो प्रोसेस है जिससे आपका पूरा डिजाइन हो जाता है, और सातों आपको डायमेंशंस फिर से मिल जाते हैं जो हमने स्टैटिक लोडिंग केस में ध्यान देखा था। बस ध्यान रखना है कि जो वायर डायमीटर है उसी को आपको फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे इस बड़े इक्वेशन को यूज करते हुए निकालना है। बाकी का प्रोसेस सेम टू सेम वही है जो हमने स्टैटिक लोडिंग के केस में देखा था। तो इस तरीके से ये दो न्यूमेरिकल्स है, जिसमें पहला में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है और दूसरे में आपको ये डायमेंशंस निकालने हैं। ये दोनों क्वेश्चन ये आपके डेटा बुक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये अलग बुक से मैंने लिया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपका यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग का केस आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हम स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग को एक साथ लेते हुए हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।